साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज हम जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 के सामान्य अध्ययन के हल प्रश्न पत्र के साथ आपके सामने उपस्थित। यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी हो सकते हैं। तो आइए इन पर तेज़ी से चर्चा शुरू करते हैं, बिना एक मिनट भी एक पल भी गंवाए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं पहला प्रश्न। साथियों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज आरंभ किया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस ध्यान से देख लीजिए। निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज आरंभ किया था। 4 विकल्प है, गुजरात, राजस्थान, बिहार और आंध्र प्रदेश। साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प बी, राजस्थान। विकल्प बी, राजस्थान। साथियों पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ सर्वप्रथम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले के बंदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है साथियों, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। 4 गुण विकल्प देखिए, प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, न्यायिक समीक्षा से, न्यायिक स्वतंत्रता से और जनहित याचिका से। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प डी, जनहित याचिका से। विकल्प डी, जनहित याचिका से। साथियों भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध जनहित याचिका से है। न्यायिक सक्रियता इस बात को संदर्भित करती है कि न्यायिक शक्ति का उपयोग मुखर और लागू होने से क्या इसका लाभ बड़े पैमाने पर सामान्य लोगों और समाज को मिल पा रहा है कि नहीं। इसके विपरीत न्यायिक समीक्षा को उस सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके तहत न्यायपालिका द्वारा विधायी और कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा की जाती है। इसे आमतौर पर स्वतंत्र न्यायपालिका की बुनियादी संरचना के रूप में भी जाना जाता है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है साथियों, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न है, इसलिए इनको ध्यान से देख लीजिए। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। 4 विकल्प हैं, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, संथानम समिति की सिफारिश पर, शाह समिति की सिफारिश पर और प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर। तो इसमें सही विकल्प है साथियों विकल्प ए, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सही उत्तर क्या है, विकल्प ए, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। साथियों संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति ने कुल 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी, किंतु संसद ने इसमें 2 और मूल कर्तव्यों को जोड़कर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में जोड़ा। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है साथियों, निम्नलिखित में सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं है। बहुत ध्यान से देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न है। निम्नलिखित में सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं है। परिवर्तन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया, विकल्प देखते हैं हम, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, शक्तियों का केंद्रीकरण, उत्तरदायित्व, जवाबदेही। तो साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प सी, शक्तियों का केंद्रीकरण। सही उत्तर क्या है, विकल्प सी, शक्तियों का केंद्रीकरण। साथियों सहभागी लोकतंत्र पारंपरिक प्रतिनिधि लोकतंत्र की तुलना में नागरिक भागीदारी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अधिक रूपों की वकालत करता है। सहभागी लोकतंत्र परिवर्तन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ साथ शक्तियों का विकेंद्रीकरण और उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही के प्रति समर्पित होता है। शक्तियों का केंद्रीकरण सहभागी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, क्योंकि सहभागी लोकतंत्र में शक्तियां जनता में निहित होती हैं, न कि किसी राष्ट्राध्यक्ष में। अर्थात इस लोकतंत्र में शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5। देखिए ये सुमेलित करने वाला प्रश्न है साथियों, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। ठीक है ना, चलिए सूची 1 में झीलों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनकी अवस्थिति यानी कहाँ है वो दिया गया है। ठीक है, पहला देखते हैं, सला झील महाराष्ट्र, हेफलांग झील अरुणाचल प्रदेश, लोनार झील राजस्थान, तलवारा झील असम। आइए इसके सही मैचिंग करते हैं। तो इसमें सही मैचिंग है साथियों, पहला ए, सला झील जो है
वो अरुणाचल प्रदेश में है। सला झील कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। बी हेफलांग झील, हेफलांग झील साथियों असम में है। और तीसरा सी लोनार झील, लोनार झील साथियों महाराष्ट्र में है। और डी तलवारा झील, तलवारा झील साथियों राजस्थान में है। तो इसका इस तरह से सही उत्तर बनता है, ये देखिए आपका कूट जो दिया गया है इसमें सही उत्तर बनता है विकल्प सी। सही उत्तर क्या है? विकल्प सी बनता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 है फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है। फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है। पद्मा, सुवर्णरेखा, भागीरथी और हुगली। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प ए पद्मा, विकल्प ए पद्मा। गंगोत्री ग्लेशियर में उद्गमित हुई भारत की सबसे विशाल नदी गंगा फरक्का बैराज के पास 2 भागों में विभाजित हो जाती है। दाएं भाग की सहायक नदी को हुगली के रूप में जाना जाता है, जबकि बाएं भाग अर्थात गंगा नदी के मुख्य भाग को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, साथियों प्रश्न संख्या 7 है भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति है भूमध्य रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा के उत्तर में, मकर रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प डी भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के उत्तर में। ठीक है साथियों, भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति कर्क रेखा के दक्षिण में और भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के उत्तर में है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 है साथियों निम्नलिखित नहरों में कौन अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? और ध्यान से देखिए, निम्नलिखित नहरों में कौन अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? 4 विकल्प है स्वेज, पनामा, कील और वेलैंड। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प बी पनामा नहर, विकल्प बी पनामा नहर। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर पनामा नहर है साथियों। यह मानव निर्मित एक जलमार्ग अथवा जलयान नहर है जो पनामा में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, यह भी सुमेलित करने वाला है साथियों। कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें देखिए 4 विकल्प हैं। कौन सुमेलित नहीं है? जलप्रपात और उनकी अवस्थिति के बारे में यह सुमेलित करना है। पहला देखिए केटूर प्रपात ब्राज़ील, दूसरा जोहान्सबर्ग प्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा चंबरलेन प्रपात न्यूजीलैंड, चौथा गोक्टा प्रपात पेरू। ठीक है, तो इसमें साथियों सही उत्तर है विकल्प ए केटूर प्रपात ब्राज़ील, यह सुमेलित नहीं है। केटूर प्रपात ब्राज़ील यह सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये केटूर प्रपात ब्राज़ील में न होकर यह गुयाना में है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 है साथियों, यह भी देखिए लंबा है, कथन वाला प्रश्न है। नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ध्यान से देखिए, नाबार्ड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। दूसरा कथन है यह आरबीआई का सहायक नहीं है। तीसरा कथन है प्रोजेक्ट के लिए धन विश्व बैंक तथा आईडीए से भी आता है। प्रोजेक्ट के लिए धन विश्व बैंक तथा आईडीए से आता है। अब इसका देखिए कूट दिया गया है। इन कथनों में कौन सा कथन सत्य है? 1 और 2 सही है, 1 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, सभी 1, 2 और 3 सही है। ठीक है साथियों, तो इसमें सही उत्तर है साथियों इसके सभी कथन 1, 2 और 3 तीनों सही है। ठीक है साथियों, राष्ट्रीय इसको देखिए नाबार्ड का पूरा देखिए नाम राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना साथियों 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इससे संबंधित ग्रामीण विकास के संवर्धन और समृद्धि हासिल करने के लिए इसको जो है कृषि, लघु उद्योग, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, हस्तशिल्प, ग्रामीण शिल्प आदि आनुषंगिक गतिविधियों के लिए
कर्ज उपलब्ध कराना एवं विनियमन करने के लिए इसकी स्थापना हुई। यह भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है। बहुत ध्यान देने वाली बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि यह भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है। नाबार्ड को प्रोजेक्ट के लिए धन विश्व बैंक तथा IDA एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के माध्यम से भी मिलता रहता है। अतः इसका क्या है, सही, जो सभी 1, 2, 3 तीनों कथन जो हैं वो सही हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है साथियों, भारत में निम्नलिखित में कौन सा राज्य खुली सिगरेट पर बिक्री लगाने वाला प्रथम राज्य बना? खुली सिगरेट पर बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला, है ना। भारत में निम्नलिखित में कौन सा राज्य खुली सिगरेट पर बिक्री में प्रतिबंध लगाने वाले, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हो गई है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। भारत में निम्नलिखित में कौन सा राज्य खुली सिगरेट पर की बिक्री पर प्रतिबंध, यहाँ ध्यान दीजिए, इसको प्रतिबंध आप इसको अंडरस्टूड कर लीजिए। भारत में निम्नलिखित में कौन सा राज्य खुली सिगरेट पर बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम राज्य बना? ठीक है ना। तो इसमें 4 विकल्प है, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब और कर्नाटक। तो सही विकल्प है इसको साथियों विकल्प सी, पंजाब। पंजाब राज्य ने सबसे पहले खुले सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, भारत के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? भारत के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विकल्प ए, उच्च शक्ति मुद्रा, RBI, निजीकरण, नई आर्थिक नीति। विकल्प सी, गरीबी आकलन, कैलोरी ग्राह्यता। डी, हरित क्रांति, जैविक उर्वरक के लिए प्रोत्साहन। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प डी, हरित क्रांति, जैविक उर्वरक के लिए प्रोत्साहन। ठीक है साथियों, भारत के संदर्भ में जो ये युग्म दिए गए हैं इसमें ये हरित क्रांति, जैविक उर्वरक के लिए प्रोत्साहन जो है ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि हरित क्रांति जैविक उर्वरक के प्रोत्साहन के लिए चलाई गई क्रांति नहीं है, अपितु कृषि क्षेत्रों में खाद्यान्नों की अधिक उपज देने के लिए चलाई गई क्रांति थी। 1960 के दशक में साथियों पारंपरिक कृषि को आधुनिक तकनीकी द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के रूप में यह हरित क्रांति आई थी। जैविक उर्वरक के प्रोत्साहन के लिए चली गई क्रांति को भूरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शस्त्र का उपयोग, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शस्त्र का उपयोग सर्वप्रथम कहाँ किया था? चंपारण, बारडोली, दक्षिण अफ्रीका, दांडी। साथियों सबसे पहले सत्याग्रह का उपयोग महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था, तो इसका विकल्प सी सही है। महात्मा गांधी ने साथियों दक्षिण अफ्रीका में शोषण, अन्याय एवं रंगभेद की नीति के विरुद्ध सत्याग्रह शस्त्र का उपयोग किया। भारत लौटने के बाद इन्होंने अंग्रेजों को गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए अपना पहला स्वदेशी सत्याग्रह आंदोलन चंपारण में अप्रैल 1917 में राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर किया था, जो किसानों के हित में किया गया आंदोलन था। ठीक है साथियों, आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, ये देखिए चूँकि ये प्रश्न पत्र पुराना है, ये देखिए करेंट अफेयर्स का प्रश्न है, लेकिन देख लीजिए बहुत भी महत्वपूर्ण है। ये हाल ही में किस संगठन ने एक विद्यार्थी एक पेड़ अभियान की शुरुआत की है? NCERT, CBSE, UGC और NCTE। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प सी, UGC ने शुरू किया था एक विद्यार्थी एक पेड़ अभियान। साथियों विश्वविद्यालय और कॉलेज परिसरों में हरे रंग के कवर को बढ़ाने के लिए UGC ने 1 स्टूडेंट 1 ट्री अभियान की शुरुआत की थी, जिसमें हर छात्र को संस्थान में रहने के दौरान एक पेड़ लगाने के लिए कहा गया। इसके तहत UGC द्वारा यूनिवर्सिटीज़ में बागानों को वृक्षारोपण के लिए मुफ्त पौधे प्रदान करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ को कहा कि ये कुलपति को निर्देशित करें, कुलपतियों से कहा कि वो निर्देशित करें कि भाई उनको प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक स्टूडेंट को एक मुफ्त पेड़ दिया जाए और वो परिसर में उसका रोपण करें। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है UGC। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15, खिलाड़ी द्रोणवल्ली हरिका का संबंध है, बहुत ध्यान से देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। खिलाड़ी द्रोणवल्ली हरिका का संबंध है टेनिस से, बैडमिंटन से, क्रिकेट से, शतरंज से। साथ में इसका सही उत्तर है विकल्प डी, शतरंज से। द्रोणवल्ली हरिका का संबंध शतरंज से है। आइए प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। यह भी साथियों चूँकि करंट अफेयर का प्रश्न था, ये परीक्षा हुई थी 2015 में, तो यह भी तत्काल से संबंधित है, लेकिन देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसने हॉर्नबिल महोत्सव का उद्घाटन दिसंबर 2014 में किया था?
4 विकल्प हैं, नरेंद्र मोदी, प्रणब मुखर्जी, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज। तो साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प ए, तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साथियों इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि 1 दिसंबर 14 को नागालैंड की राजधानी कोहिमा में मोदी जी ने हॉर्नबिल महोत्सव का उद्घाटन किया था। लेकिन दिसंबर 2020 में यह महोत्सव, चूँकि कोविड-19 का प्रभाव था, तो दिसंबर 2020 में यह महोत्सव वर्चुअली ही मनाया गया। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। आइए प्रश्न संख्या 17। साथियों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, विज्ञान का प्रश्न है, पूछे जाने वाली ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको ध्यान से देख लीजिए। वायुयान कार्य करता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, पास्कल के नियम पर, स्टोक के नियम पर और बर्नौली के सिद्धांत पर। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प डी, बर्नौली के सिद्धांत पर। विकल्प डी, बर्नौली के सिद्धांत पर। ठीक है, वायुयान साथियों बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार, बहुत ध्यान से देखिएगा, जब कोई अश्यान या असंपीड्य तरल या वायु एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है, तो मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा का योग नियत रहता है। वायुयान के पंख के ऊपर के तल पर वायु का वेग नीचे के तल पर वेग की अपेक्षा अधिक होता है। इस कारण पंख के ऊपर के तल पर वायुदाब कम, जबकि नीचे के तल पर अधिक हो जाता है। इसी दाबांतर के कारण वायुयान को आवश्यक उत्थापन बल, जिसको कहते हैं अपलिफ्टिंग फोर्स, वो मिलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 साथियों। पदार्थ का लघुत्तम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता हो, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ध्यान देख लीजिए। पदार्थ का लघुत्तम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता हो, वो है इलेक्ट्रॉन, परमाणु, अणु, न्यूट्रॉन। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प सी, अणु। विकल्प सी, अणु। साथियों किसी पदार्थ का लघुत्तम कण क्या होता है, वो परमाणु होता है। लेकिन परमाणु मुक्त अवस्था या स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। इस प्रकार किसी पदार्थ का लघुत्तम कण अणु होगा जो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के संयोजन से बना होता है और मुक्त अवस्था या स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है साथियों 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। इसका विकल्प भी सही है। 28 फरवरी को साथियों प्रोफेसर सीवी रमन का जन्मदिन है और 1928 में, वर्ष 1928 में सीवी रमन ने 28 फरवरी के दिन एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक खोज की थी जिसे रमन प्रभाव के रूप में जाना जाता है। इसके लिए उन्हें 1930 में उन्हें नोबल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है ना साथियों, यह 1986 से मनाया जाता है 28 फरवरी। यहाँ एक थोड़ा सा पुनः आप ध्यान दे लीजिए कि ये है सीवी रमन का जन्मदिन नहीं, अपितु रमन प्रभाव की खोज का दिन था। रमन प्रभाव की खोज उन्होंने की थी कब? 28 फरवरी 1928 को। 1986 से पुरस्कार यह दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है और 1930 में सीवी रमन को इसी पर नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि आप जान लीजिए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। यहाँ देखिए अगला प्रश्न, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर चूँकि आपको नहीं मिल पाएगा। सही उत्तर इसका चूँकि 2 विकल्प है। इसमें कौन कौन सा है? इसमें साथियों सही विकल्प चूँकि टमाटर में साइट्रिक अम्ल भी होता है, चूँकि ये सोलेनेसी परिवार का मेंबर है टमाटर, तो इसमें लगभग 10 प्रकार के एसिड पाए जाते हैं जिसमें मैलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, एस्पार्बिक एसिड आदि मिलते हैं। तो यहाँ देखिए आपको ऑक्जेलिक और साइट्रिक, इसमें टमाटर में दोनों पाए जाते हैं। तो आप जान लीजिए कि टमाटर में, ये यहाँ इतना जान लीजिए कि टमाटर में ऑक्जेलिक भी पाया जाता है और साइट्रिक भी पाया जाता है। तो इस प्रश्न का एक उत्तर नहीं है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, बहुत रोचक प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन पीतल के अवयव हैं? पीतल के अवयव, आप जानते हैं पीतल क्या है? मिश्र धातु है, तो उसके अवयव कौन है? जस्ता और तांबा, लौह और जस्ता।
तांबा और निकिल, तांबा और लोहा। साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प ए, जस्ता और तांबा। विकल्प ए, जस्ता और तांबा। पीतल, जस्ता और तांबा के मिश्रण से बनाई गई धातु है। आप जानते हैं इसका उपयोग बर्तनों में, मूर्तियों में, वाद्य यंत्रों में, ताला, पानी की टोटी और आभूषणों को बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22, ये गणित का प्रश्न है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 320 है और उसका अनुपात 1:5 है तो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा? साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प सी, 1536। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों अगला प्रश्न संख्या 23 और 24। प्रश्न संख्या 23 और 24 साथियों चूँकि अलजेब्रा और ज्योमेट्री संबंधित है, यहाँ उनकी व्याख्या करना संभव नहीं था तो उसको हमने यहाँ सम्मिलित नहीं किया है। आइए अब प्रश्न संख्या 25 सीधा देखते हैं। दो गोलों के आयतन में 64:27 का अनुपात है, उनके पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प डी। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प डी, 16:9। सही उत्तर क्या है इसका? विकल्प डी, 16:9। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित में कौन सी फसल उकठा बीमारी से प्रभावित होती है? कौन सी फसल उकठा बीमारी से प्रभावित होती है? इसको ध्यान से देखिए। अरहर, सरसों, बाजरा, मूंगफली, 4 विकल्प दिया गया है। तो साथियों उकठा जो है ये अरहर की बीमारी है। उकठा से कौन सी फसल प्रभावित होती है? अरहर। तो सही उत्तर है इसका विकल्प ए। ये साथियों इसमें अरहर, इस बीमारी से क्या होता है कि पौधे की संवहनी प्रणाली जो है वो नष्ट हो जाती है और पौधे के बीच में फ्यूजेरियम यूडम नामक कवक होता है, वो क्या करता है, वो पौधे को ये नष्ट कर देता है। ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 27। आर्थिक और जैविक उपजों का अनुपात कहलाता है। आर्थिक और जैविक उपजों का अनुपात कहलाता है भूमि तुल्यांक अनुपात, फसल सूचकांक अनुपात, बीज सूचकांक और कटाई सूचकांक। तो साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प डी, कटाई सूचकांक। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 है साथियों, आधारीय बीज पैदा किया जाता है। आधारीय बीज पैदा किया जाता है नाभिकीय बीज से, प्रजनक बीज से, प्रमाणित बीज से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प बी, प्रजनक बीज से। विकल्प बी, प्रजनक बीज से। प्रजनक बीज साथियों प्रजनक बीज प्रमाणित बीज के सभी वर्गों का मूल स्रोत है। ध्यान देने वाले बहुत ध्यान से सुनिए इसको। प्रजनक बीज क्या है? प्रमाणित बीज के सभी वर्गों का मूल स्रोत है। प्रजनक बीज आधारीय का वंशज है जिसके नियंत्रण में आधारी बीज पैदा किया जाता है जो आनुवांशिक शुद्धता और विविधता की पहचान को बनाए रखता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 है साथियों, भारतीय किसान कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। भारतीय किसान कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? कानपुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, गया में। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प बी, भारतीय किसान आंदोलन कांग्रेस का पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। भारतीय किसान कांग्रेस का पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। साथियों अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में किसान नेताओं के द्वारा की गई थी, जिसका प्रथम अधिवेशन लखनऊ में ही हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे और प्रोफेसर NG रंगा इसके महासचिव चुने गए थे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में किस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप प्रतिबिंबित हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प सी, खिलाफत आंदोलन। सही उत्तर क्या है? विकल्प सी, खिलाफत आंदोलन। साथियों 1919 में, वर्ष 1919 में साथियों खिलाफत आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप दिखा था। वास्तव में यह भारतीय इतिहास में खिलाफत आंदोलन क्या था? ये दूर देश स्थित तुर्की के खलीफा को गद्दी के हटाने के विरोध में भारतीय मुसलमानों द्वारा चलाया गया आंदोलन था, जिसका नेतृत्व भारत में मोहम्मद अली जौहर व शौकत अली जौहर नामक
दो भाइयों ने किया था। तो साथियों, आपने प्रश्न का 1 से 30 तक तेज़ी से देख लिया। कोशिश ये की गई कि आपसे इनकी व्याख्या को भी हम शेयर करें। तो आशा करता हूँ कि ये आपके लिए उपयोगी होगा। इनको देख लीजिए, ये अनेक परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए